एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का वेलकम है इस जैक मॉडल पेपर वाले सेशन में। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक डिस्कशन किया था। इस वीडियो लेक्चर में बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 35 तक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। If n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, then the total EMF and internal resistance will be। तो मैंने 3 सेल्स यहाँ पे कंसिडर किया है जिसको मैंने पैरेलली कनेक्ट किया है एज अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो जब आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो इफ़ेक्टिव ईएमएफ है पूरे सेल का आफ्टर टेकिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन वो सिंगल सेल के ईएमएफ के इक्वल ही रह जाता है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ इलेक्ट्रोड के साइज़ में इंक्रीज़ होता है, ना कि उसके ईएमएफ में। तो ईएमएफ सेम रह जाएगा। मतलब अगर मैंने इंडिविजुअल सेल्स का ईएमएफ ई कंसिडर किया है तो टोटल ईएमएफ ई रह जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की, जो कि मैंने स्मॉल आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 अप टू n टाइम्स। तो यहाँ पे सारे सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेम है, तो इस वजह से मैंने इस फॉर्मूला में यहाँ पे 1/R प्लस 1/R डॉट 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 अप टू n टाइम्स कंसिडर किया है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो n/R हो जाएगा, क्योंकि 1/R n टाइम्स है। जब रिवर्स किया जाएगा इस इक्वेशन को तो R इक्विवेलेंट आपको मिलेगा R/n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। तो ऑब्वियसली R अगर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सेल्स से आप डिवाइड करते हैं तो R इक्विवेलेंट लेस हो जाएगा। हालांकि उसकी बात इस क्वेश्चन में नहीं करी गई है। अब ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा टोटल ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R/n, जो कि हमारे सॉल्यूशन में आया है। सो ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीन इज। देखिए, जो एलॉय है मैंगनीन, हाँ, उसमें एटम का अरेंजमेंट पहले से ही डिसऑर्डरली होता है। और अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो उसमें ऑलरेडी उसकी रेजिस्टिविटी इस डिसऑर्डरली फैशन ऑफ एटम्स, हाँ, के अरेंजमेंट के कारण ऑलरेडी हाई होता है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करके उसके रेजिस्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। आई मीन टू से कि वो इनसिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें रेजिस्टिविटी हाई है। सो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेजिस्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ऑलरेडी उसके एटम्स का जो अरेंजमेंट है, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट, उसकी वजह से ऑलरेडी उसका जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होती है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम 2 रेजिस्टेंसेस कंसिडर करते हैं, 4 ओम और 6 ओम का, जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिया है। और उन दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं पैरेलली तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलेगा वो ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। 4 और 6 के एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 3 + 2 ऐड करेंगे 5/12। सो R इक्विवेलेंट आपको नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा 12/5। और जब आप उसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यू विल गेट 2.4 ओम। तो क्लियरली आपको ये देखना है कि पहले मैंने जो कंसिडर किया था वो था 4 ओम एंड 6 ओम, अभी आ रहा है ये 2.4 ओम। तो 2.4 इज़ लेस देन 4 ओम एज वेल एज 6 ओम। तो इसलिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ कर जाता है व्हेन यू टेक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है कि इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल। आप बिल्कुल इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ,
सिर्फ एक आउटलाइन ड्रॉ करूँगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो आप क्या करते हैं कि दो टर्मिनल ए और सी कंसिडर करते हैं, उनको सेल से आप कनेक्ट करते हैं। बी और डी को आप कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से। तो वैसे केस में इस क्वेश्चन का कहना है कि अगर आप इंटरचेंज कर दें बैटरी और गैल्वेनोमीटर को, दैट मीन्स कि आप एसी टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दें और बीडी से सेल को कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो वैसे केस में क्या होगा कि फिर से उसी तरह का व्हिटस्टोन ब्रिज वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर आप बैलेंसिंग कंडीशन की बात करते हैं, इफ़ सपोज कि मान लीजिए कि ए से बी तक हमारा जो रेजिस्टेंस होता P, बी से सी में Q, ए से डी में R और सी से डी में S। तो वैसे केस में आप फॉर्मूला अप्लाई करते P/Q इक्वल टू R/S। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। दैट मीन टू से कि आप इसे मैं कहाँ लिख दूँ, Q/S इक्वल टू P/R भी लिख सकते हैं, जो कि आपको इंटरचेंज करने से मिल जाएगा। मतलब कि जिस टर्मिनल से आपने अभी गैल्वेनोमीटर कनेक्ट रखा है, अगर आप उसमें सेल को कनेक्ट करेंगे और सेल के प्लेस पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे, तो वैसे केस में ये सेकेंड टाइम में जो फॉर्मूला आपको मिला Q/S इक्वल टू P/R मिलेगा, जो कि उसी फॉर्मूला से डेराइव्ड है जो कि मैंने पहले कंसिडर किया था। So therefore, if the positions of battery and galvanometer are interchanged, the deflection in galvanometer will not change. So our option C will be the correct one. Next. Question number 21 का कहना है कि the nature of parallel current and anti-parallel currents are. तो इस कंडीशन में अगर आप पैरेलल करंट कंसिडर करते हैं, दैट मीन्स दो कंडक्टर हम लेंगे जिसमें कि सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो है। तो वैसे केस में अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, और अगर ये एंटी पैरेलल हैं तो उनमें रिपल्सन क्रिएट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपल। क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. If velocity of the charged particle is doubled and strength of the magnetic field is halved, then the radius becomes. तो सबसे पहले रेडियस के लिए फॉर्मूला कंसिडर करते हैं। अगर मान लो कि सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है, तो उस पार्टिकल का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो mv² लगेगा, एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू QVB। अब यहाँ से v से आप v² को कैंसिल कर देंगे v टाइम्स, सो आपको R इक्वल टू मिल जाएगा mv/QB, जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v को डबल कर देना है एंड b को, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हाफ कर देना है। सो सबसे पहले मैंने R कंसिडर किया mv/QB इनिशियल कंडीशन में। बाद में v को क्या किया गया है, आप सेकेंड स्टेप में देखेंगे, v को डबल कर दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दिया गया है। अब इस नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया गया, 2 × 2 × mv/QB, सो 4 mv/QB। सो mv/QB वो हमारा इनिशियल रेडियस था। सो r प्राइम जो न्यू रेडियस है, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द इनिशियल रेडियस। So option B will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो सिंपली इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में होगा, वेबर।
जिसको कि आप 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एज फ्लक्स इक्वल टू होता है बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एक्चुअल में ये डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला एंड एरिया के लिए स्क्वायर मीटर कंसिडर करते हैं, जिसको कि आप वेबर का नाम देते हैं। साइक्लोट्रॉन इज़ यूज टू एक्सेलरेट। देखिए, जो साइक्लोट्रॉन है वो हेवी पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जनरली एक्सेलरेट करने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स जैसे लेस मास वाले पार्टिकल को वो एक्सेलरेट नहीं करा सकता, क्योंकि जब आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसके मास को कंपेयर करेंगे तो मास चूँकि बहुत कम है, इसलिए वो बहुत जल्दी हाई स्पीड गेन कर लेगा और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो जाएगा। तो जिसकी वजह से उस लेस मास वाले पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन के हेल्प से एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। और जो अनचार्ज्ड पार्टिकल हैं जैसे न्यूट्रॉन, उन पे कोई असर नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस वजह से उन्हें भी एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। सो राइट ऑप्शन विल बी द सी, पॉजिटिव आयंस such as protons, neutron, alpha particle, etc. The magnetic field B at the center of a current carrying circular loop of radius r is. So जब आप magnetic field find करेंगे at the center of a circular current carrying loop, you will get mu naught I upon 2r. mu naught constant है, I constant है, upon 2 भी constant है. So finally B प्रोपोर्शनल 1/r, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सो राइट आंसर विल बी बी नंबर ऑप्शन। 26. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन द कंडक्टर्स। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, अगर उनके बीच के डिस्टेंस को आप डबल कर दें, मान लो कि पहले डिस्टेंस अगर d था और ये डिस्टेंस बाद में आपने 2d कर दिया, तो उन पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा। सो सबसे पहले एक फॉर्मूला आप देख लें कि फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। तो यहाँ हमें क्या करना है कि क्लियरली यहाँ से जो म्यू नॉट है I1 I2 और L है डिवाइडेड बाई 2π, वो कांस्टेंट है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये r क्या है, दोनों कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस, जो कि हमने यहाँ d कंसिडर किया, आप r भी कंसिडर कर सकते हैं। सो अगर r को आप डबल कर दें तो ऑब्वियस सा बात है कि फोर्स जो है वो 1/2 टाइम्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सो राइट आंसर विल बी फोर्स बिकम्स हाफ टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 27 का कहना है, मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स व्हाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन का कहना है, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्यों है, आइए चलते हैं उसके एक्सप्लेनेशन पे। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये आप आसान सा फॉर्मूला पहले से भी जानते हो, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कहता है कि मूविंग चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस करता है, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। कब, जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से मूव करता है। कैसे मूव करेगा, तो जब वो चार्ज पार्टिकल, इफ़ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव करता है, तो वैसे केस में थीटा, दैट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उनके बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है। मान लो कि ये डायरेक्शन रहा मैग्नेटिक फील्ड का और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही है, सेम टू सेम, दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि V और B, इस फॉर्मूला को F इक्वल टू जो फॉर्मूला है इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, V क्रॉस B। तो यहाँ पे जो साइन थीटा, थीटा जो आपको नज़र आ रहा है वो थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो इन दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। और अगर आप साइन 0 डिग्री पुट कर देते हैं, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 आ जाता है, तो चाहे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना भी हो, वेलोसिटी कितनी भी हो, मैग्नेटिक फील्ड कितना भी हो, उस चार्ज पे फोर्स जो है वो 0 हो जाता है।
और यही क्वेश्चन का कहना है कि ये मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, कोई फोर्स वो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 28 का कहना है द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द ज्योग्राफिक। इस वर्ड को आप ध्यान देना, ज्योग्राफिक। ठीक है, मान लो कि हमने एक अर्थ की तरह एक फॉर्मेशन किया। सो कहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको पता होगा कि इधर ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, ये ज्योग्राफिक की बात कर रहे हैं, और इधर होता है ज्योग्राफिक साउथ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, किधर से किधर होता है? तो ऐसा माना गया कि अर्थ के अंदर एक जाइंट सा मैग्नेट है, जिसका कि ये जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है, और जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी जाइंट बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इवॉल्व होती है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की तरफ जाती है। तो वैसे कंडीशन में जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा। लेकिन कौन सा साउथ टू नॉर्थ? ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 पे बात करेंगे द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज। सो देखो, इसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहा जाता है। सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज। जो स्ट्रेंथ है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वो कांस्टेंट नहीं है, ये अर्थ के सरफेस पर प्लेस टू प्लेस वैरी करती है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power -5 टेस्ला। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। Question number 31. The vertical component of Earth's magnetic field at a place is √3 times the horizontal component. जो vertical component है वो horizontal component का √3 times है। तो आपको फाइंड करने के लिए बोला है कि the value of angle of dip at this place। तो आपको पता है कि tangent of angle of dip that is equal to vertical component upon horizontal component। सो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ये वाला जो रिलेशन है √3h अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, और अपॉन h से h कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा √3। सो tan डेल्टा इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, बिकॉज tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। और फाइनली जब आप कंपेयर करेंगे यू विल गेट डेल्टा, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। Lenge's law is a consequence of the law of conservation of। देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि एक हमने कॉइल ले लिया, अब क्या करते हैं कि एक मैग्नेट कंसिडर करते हैं, बार मैग्नेट, और उसका नॉर्थ पोल कंसिडर कर लेते हैं। और जब इस नॉर्थ पोल को मैग्नेट की तरफ लेकर के आएंगे तो क्या होगा कि इसका जो मैग्नेट के साइड वाला, इस कॉइल के जो मैग्नेट के साइड वाला जो पोर्शन होगा वो नॉर्थ पोलैरिटी क्रिएट कर लेगा, है ना, ताकि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसका ये अपोज कर सके, है ना। नॉर्थ पोल ही नॉर्थ पोल को रिपल करता है। लेकिन फिर भी अगर मुझे इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट करना है तो मैग्नेट को मैं इसकी तरफ लेकर के आऊँगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। और बिल्कुल उसी तरीके से सेम केस होगा यदि आप इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इससे दूर ले जाने लगेंगे तो ये क्या करेगा कि फिर से चूँकि इसके फ्लक्स में चेंजेस होगा तो ये अपने
मैग्नेट के सामने वाले फेस में साउथ पोलैरिटी क्रिएट कर लेगा ताकि वो मैग्नेट को जाने से रोके, है ना, फ्लक्स में होने वाले चेंज का ओपोज करें। लेकिन फिर भी मैं इस मैग्नेट को इससे दूर ले करके जाऊंगा। तो ये जो मैंने अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन एंड अट्रैक्शन जो वर्क डन किया, सो वो वर्क डन इस कॉइल में ईएमएफ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वही वर्क डन, वही मैकेनिकल वर्क डन इस कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में इंड्यूस करंट का प्रोडक्शन करेगा। सो लेंजेस लॉ जो है वो ऑलवेज ओबे करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द EMF induced in a coil is, so according to Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. किसी coil से linked मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना ज़्यादा आप चेंजेस करेंगे उतना ही ज़्यादा उस coil में EMF का जनरेशन होगा, और ये फैराडेज के सेकेंड लॉ में कहा गया है। So right option will be directly proportional to the rate of change in magnetic flux. Question number 34, SI unit of mutual inductance is. So SI unit की बात करें तो SI unit हेनरी होता है, और थोड़ा सा अगर और इसको आप एक्सप्लेन कर लें तो EMF इज इक्वल टू होता है di/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू EMF, और आप E इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दें, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M को इंट्रोड्यूस करेंगे, M इंटू di/dt। तो वैसे केस में अगर M इक्वल टू आप लिखना चाहेंगे तो M इक्वल टू आप लिख सकते हैं E/di/dt। EMF है उसके लिए 1 वोल्ट अपॉन di/dt के लिए 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो फाइनली आपको मिलेगा 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, जिसको आप 1 हेनरी बोलेंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस होता तो भी उसके लिए SI यूनिट हेनरी होता। Now question number 35, which is the last question of this model paper. The magnetic field is parallel to a surface, then the magnetic flux through will be. देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के पैरेलल है। सरफेस के पैरेलल मतलब कि एरिया वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। सी, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कि हमने एक एरिया प्लेस किया, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से मान लो पास कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है B, और ये एरिया वेक्टर A। तो आप एक चीज़ नोटिस करें कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, इस रिलेशन में आप देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B इक्वल टू BA cos थीटा, और थीटा के प्लेस पे आप 90 डिग्री अगर पुट करेंगे तो फाई B इक्वल टू मिलेगा BA cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसकी वजह से टोटल फ्लक्स जो है फाई B वो 0 आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर A, 0। सो इस तरीके से ये पूरे 35 क्वेश्चंस जो हैं वो इस मॉडल पेपर में सॉल्व किए गए एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।